हमें लिखना है, पढ़ना है, आगे ही बढ़ना है, खाते हैं हम ये कसम। जो ज्ञान का रास्ता है, शिक्षा का रास्ता है, उसी पे चलेंगे हम। रिवीजन का है आरसीएम, मतलब रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, वही हम पढ़ेंगे, है ना। गुड आफ्टरनून। अब देखो, सबसे पहले तो आरसीएम का मतलब समझो, आरसीएम होता क्या है ना। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म होता क्या है, जनरली होता क्या है कि हम सामान खरीदते हैं, है ना। सामान हमने खरीदा, जो भी जीएसटी पेबल होता है उस सामान पे हम सप्लायर को दे देते हैं, सप्लायर क्या करता है, पे करता है ना। आप कभी जीएसटी पे करते हो क्या? हम हर सामान पे, जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है, हम हर सामान पे लगभग जो भी हम खरीद रहे हैं, ठीक है, जो कि जीएसटी के दायरे में आता है, हम सब में जीएसटी पे कर रहे हैं। लेकिन क्या हम कभी जीएसटी पे करने जाते हैं? नहीं। हम क्या करते हैं, हम तो सामान दे देते हैं, उसका जीएसटी दे देते हैं, जो सप्लायर होता है वो पे करता है। लेकिन आरसीएम में क्या होता है ना, आरसीएम में जो सप्लायर ऑफ गुड्स एंड सर्विस होता है ना, वो क्या होता है ना। आरसीएम में होता क्या है, जो रिसिपेंट होता है गुड्स ऑफ सर्विस का, मतलब जो जनरल, जो हमारा दो तरीके के चार्जेस चलते हैं। एफसीएम मतलब हमारा फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म, जिसमें क्या कर रहा है, सप्लायर पे कर रहा है ना। जो भी जीएसटी है वो जनरली गुड्स और सर्विसेज का जो सप्लायर है, हम उसे पे कर देते हैं, पे हम करते हैं, पैसा हम देते हैं, लेकिन जनरली पे कौन कर रहा है, सप्लायर पे कर रहा है। आरसीएम में इसका जस्ट उल्टा हो जाता है ना। जो रिसिपेंट होता है गुड्स एंड सर्विस का, वो क्या करता है, जीएसटी पे करता है। जो रिसिपेंट होता है ना, वो जीएसटी पे करता है। मतलब जैसे अभी मान लो मैंने अगर ये पेन खरीदा होगा, है ना, 10 रुपए का पेन, 10 रुपए के पेन में मैंने 2 रुपए अगर जीएसटी दी होगी, तो ये मेरा जो सप्लायर था उसी ने पे किया होगा, मैंने सिर्फ सप्लायर को पैसा दिया था। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, जो रिसिपेंट होगा, मतलब मैं खुद जीएसटी पे करूंगी। हाँ, सिलेबस आपका कंप्लीट हो चुका है ना। सिर्फ आपका वैदिक मैथ्स बचा है, तो वो हम धीरे धीरे करके पढ़ लेंगे। सिर्फ वैदिक मैथ्स बचा है, बाकी कुछ भी सिलेबस में कोई भी टॉपिक अगर आपको ऐसा लग रहा है कि बच गया है, ठीक है, हो सकता है मेरी नजर से छूट गया हो और आपको ऐसा लग रहा हो कि छूटा हुआ है, तो प्लीज मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। चलो, ठीक है, जो कुछ भी लगे, अभी मुझे ऐसा लग रहा है जीएसटी में हम एक दिन रजिस्ट्रेशन पढ़ेंगे, तो एक बार आपका ये रिवीजन खत्म हो जाए तो मैं रिवीजन आपको प्लेस ऑफ सप्लाई, रजिस्ट्रेशन, ये थोड़ा थोड़ा करके ना बता दूंगी, है ना। ये एक्स्ट्रा टॉपिक है, ये हम सब कर लेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होगा जो बचेगा, है ना। तो एक दो टॉपिक एक्स्ट्रा है जीएसटी में हमें देखना है। मुझे ऐसा लगता है रजिस्ट्रेशन थोड़ा पढ़ लोगे ना, तो और चीजें आपके लिए इजी हो जाएंगी। तो हम रजिस्ट्रेशन पढ़ेंगे जीएसटी में ही, जिस दिन हमारा ये सारे टेस्ट खत्म हो जाएंगे उसके एक दिन 2 दिन की क्लास लेंगे हम एक्स्ट्रा रजिस्ट्रेशन वाली, ठीक है। चलो, अब मान लो मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था कि मान लो ऐसा है कि कोई एक अनरजिस्टर्ड पर्सन है ना, वो सप्लाई कर रहा है किसी बहुत बड़े इंडस्ट्री को, है ना। तो उस पे जो जीएसटी होगा, तो वो तो अनरजिस्टर्ड है, वो क्या करेगा, तो जो इंडस्ट्री है वो जनरली पे करती है ना। लेकिन इसमें आरसीएम में कुछ नोटिफाइड सर्विसेज होती हैं, कुछ नोटिफाइड गुड्स होती हैं, जनरली हम सर्विसेज को ही देखेंगे। अरे ये सब लिख चुका है भाई, ये सब हो चुका है नोट्स में, ठीक है, ये सब कुछ हो चुका है, हम सिर्फ फटाफट रिवीजन कर रहे हैं, लिखना मत बैठ के भाई, तुम लोग भी ना, क्या बोलूं भी, ठीक है। सब कुछ लिख चुके हो, याद करके आया करो रिवीजन वाली क्लास में, ठीक है। याद करके मतलब रट के बैठा करो, हम सिर्फ एक बार फटाफट रिवाइज करेंगे। अब यहाँ पे आरसीएम में कुछ नोटिफाइड सर्विसेज होंगी, कुछ गुड्स होंगी, जिनके अंदर आरसीएम देना है, उन्हीं नोटिफाइड गुड्स और सर्विसेज की हम बात करेंगे फटाफट, और उनके बारे में हम देखेंगे, है ना। सबसे पहले हमने क्या देखा था, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में हमने सबसे पहले देखा था जो सर्विसेज प्रोवाइडेड बाई जीटीए, है ना। हमने सबसे पहले क्या देखा था, जीटीए देखा था, है ना। अगर जीटीए किसी को टू स्पेसिफाई पर्सन कर लो, हमने सबसे पहले यही सर्विस देखी थी, है ना। अब देखो यहां पर कुछ कुछ चीजें मैं बता रही हूं, वो लिखते जाना, है ना। रिसिपेंट कौन है, अगर इसमें कुछ अमेंडमेंट हुए हैं, इसलिए इसको अच्छे से देख लेना, और
समझ लेना, है ना। रिसिपेंट कौन है? अगर डिपार्टमेंट, कोई भी डिपार्टमेंट जिसे स्टैब्लिश किया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, या वो कोई भी यूनियन टेरिटरी से रिलेटेड है, ठीक है। लिखो स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड यूनियन टेरिटरी, ठीक है। या स्टेट गवर्नमेंट अंडर स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर यूनियन टेरिटरी के अंडर में कोई डिपार्टमेंट विकसित किया गया, या इनका फिर कोई डिपार्टमेंट है, क्लियर है। या फिर कोई लोकल अथॉरिटी है ना, या फिर क्या है, कोई लोकल अथॉरिटी है, या फिर कोई गवर्नमेंट एजेंसी है ना। अगर ये रिसिपेंट है जीटीए, अगर इनको कोई सर्विस देता है तो ये एग्जेम्प्ट है, मतलब इनमें कोई आरसीएम नहीं लगेगा, कोई टैक्स नहीं लगेगा, ये किस में आते हैं? एग्जेम्प्ट है, ठीक है। ये क्या है? एग्जेम्प्ट है। इसके अलावा अगर रिसिपेंट कोई भी रजिस्टर पर्सन नहीं है ना, कोई भी अदर पर्सन है पर वो रजिस्टर नहीं है, पहले तो ये लिख लो तो समझ में आएगा। अगर रेसिपेंट क्या है, ये 7 स्टार आते हैं, ठीक है। 7 स्टार में कौन कौन से आता है? कोई भी फैक्ट्री जो कि रजिस्टर हो फैक्ट्री एक्ट के अंदर, फैक्ट्री रजिस्टर्ड हो किसके अंदर में? फैक्ट्री अंडर के अंदर में। उसके अलावा कोई भी सोसाइटी जो कि रजिस्टर्ड अंडर हो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन के, है ना। कोई भी सोसाइटी जो कि रजिस्टर्ड हो सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंदर, या फिर कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये भी रजिस्टर हो, ठीक है। इसके अलावा कोई भी पर्सन हो जो कि जीएसटी एक्ट के अंदर रजिस्टर हो, पर्सन रजिस्टर हो किसके अंदर? रजिस्टर 1 2 3 4, ठीक है। किसके अंदर रजिस्टर हो? जीएसटी एक्ट के अंदर रजिस्टर हो, या फिर उसके अलावा, है ना, कोई भी पार्टनरशिप फर्म हो, ये लिख लेना, याद कर लेना एकदम से, ठीक है। कोई भी पार्टनरशिप फर्म हो, कोई भी क्या हो? पार्टनरशिप फर्म हो, या फिर कोई भी कॉर्पोरेट बॉडी हो जो कि स्टैब्लिश की गई हो लॉ के अंदर, है ना। कोई भी कॉर्पोरेट बॉडी हो, कोई भी कॉर्पोरेट बॉडी हो जो रजिस्टर की गई हो लॉ के अंडर में, वो अगर सारे रिसिपेंट है ना, और सर्विस किसके जो सप्लायर है वो कौन है? यहाँ पे जीटीए है। रिसिपेंट कौन है? ये सातों हैं, और सप्लायर कौन है? जीटीए है ना। तो ये किसके अंडर आएंगे? ये रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंदर आते हैं, ये हमेशा याद रखना, ठीक है। ये रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंदर आते हैं। कोई भी फैक्ट्री है जो कि फैक्ट्री एक्ट के अंदर रजिस्टर है, कोई भी सोसाइटी है जो कि सोसाइटी एक्ट के अंदर रजिस्टर है, कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी है जो सोसाइटी कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के अंदर रजिस्टर है, या फिर कोई भी जो है पर्सन है जो कि जीएसटी एक्ट के अंदर रजिस्टर है, या फिर कोई भी पार्टनरशिप फर्म है जो कि पार्टनरशिप फर्म के अंदर रजिस्टर है, या फिर कोई भी कॉर्पोरेट बॉडी जो कि लॉ के अंदर रजिस्टर करती है, अगर वो रिसिपेंट है और इसका सप्लायर जीटीए है तो ये आरसीएम के अंदर आता है। इन्हें हम 7 स्टार के नाम से जानते हैं जनरली, है ना। आप याद करके रखिएगा, ठीक है। चलो, इसके अलावा अगर फिर कोई, इनके अलावा अगर कोई अदर पर्सन है रिसिपेंट में, है ना, रिसिपेंट इनके अलावा कोई भी अदर पर्सन है, एनी अदर पर्सन, और वो रजिस्टर नहीं है, कोई भी अदर पर्सन है और वो रजिस्टर नहीं है जीएसटी के अंदर, उसे क्या है? वो आरसीएम के अंदर नहीं आएगा, ठीक है। उसे कोई भी टैक्स वगैरह कुछ भी नहीं देना, वो भी टैक्स के अंदर नहीं आएगा, ठीक है। क्लियर है? ये भी क्या होता है? एग्जेम्प्ट होता है। क्लियर हो गया? चलो फिर से एक बार बता देती हूं, अगर सप्लायर जीटीए है और रिसिपेंट डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट से कोई भी चीज है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेट, या फिर यूनियन टेरिटरी, या फिर कोई भी लोकल अथॉरिटी है, या फिर गवर्नमेंट के अंदर जो है विकसित कोई भी एजेंसी है, उन पे वो एग्जेम्प्ट है, उन पे कोई आरसीएम नहीं लगना है, ठीक है। वो एग्जेम्प्ट है, उनको कोई किसी तरीके का कुछ नहीं देना। लेकिन अगर ये 7 लोग हैं,
है ना। तो ये क्या है, ये रिसिपेंट है अगर, तो इनको आरसीएम के अंदर जो है भरना पड़ेगा। मतलब ये अगर ये सर्विसेज ले रहे हैं, ये सप्लायर है, तो ये अगर सर्विसेज ले रहे हैं तो इन्हीं को टैक्स भी करना है, ठीक है। फिर आ गया रिसिपेंट, अगर कोई भी अदर पर्सन है वो रजिस्टर नहीं है, वो एग्जेम्प्ट है। क्लियर है, ये पॉइंट क्लियर है। चलो अभी आगे बढ़ो, ठीक है। ये पॉइंट अगर क्लियर है तो चलो अभी आगे बढ़ो। ठीक है, फिर सेकंड हमारा क्या आता था, लीगल सर्विसेज, है ना। सेकंड में हमने क्या देखा था, लीगल सर्विसेज देखा था। मैंने इसमें आपको एक एग्जांपल बताया था, यस जीटीए मतलब वही, अरे तुम लोग ना रिवाइज करके आया करो। जीटीए मतलब वही सर्विस प्रोवाइडेड बाय गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी, है ना। इसके संबंध में सारी चीजें हो गई, है ना। मैंने आपको एक बताया भी था कि अगर कोई एजेंसी का मालिक है वो किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई करता है तो फिर क्या होगा, रजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई करता है तो जो रजिस्टर्ड पर्सन होगा वही टैक्स पे करेगा, अनरजिस्टर्ड को कर रहा है वो एग्जेम्प्ट होगा। ये सारे एग्जांपल्स मैंने आपको बताए थे जब मैंने मेन क्लास ली थी, है ना। अभी हम क्या करेंगे, अभी देख रहे हैं अगर कोई भी लीगल सर्विसेज, है ना, प्रोवाइड की जा रही है। एकदम ध्यान से देखना, है ना, और एकदम ध्यान से सुनना सारी चीजों को। क्लियर है। चलो बात किसकी हो रही है, लीगल सर्विसेज की, है ना। लीगल सर्विसेज में अभी तो पहले मैं ऐसे समझा देती हूं, मान लो कोई एडवोकेट है ना, या फिर फर्म ऑफ एडवोकेट है, एडवोकेट है या फिर फर्म ऑफ एडवोकेट है, ठीक है। चलो अब एक पर्सन है, ठीक है, एक पर्सन है जिसको वो सर्विसेज दे रहा है। फिर जो है गवर्नमेंट एजेंसीज है, वही जितना हमने अभी तक पढ़ा, है ना। गवर्नमेंट एजेंसीज है, कोई लोकल अथॉरिटी है, कोई स्टेट गवर्नमेंट के अंदर एजेंसी है, जितनी भी मतलब अगर ये सर्विसेज जनरली गवर्नमेंट को दे रहे हैं, ठीक है, या फिर किसी बिजनेस एंटिटी को दे रहे हैं, है ना, बिजनेस एंटिटी को दे रहे हैं। इसमें भी, ठीक है, इसमें भी क्या है, इसका जो प्रीवियस ईयर का एटीओ था, मतलब एग्रीगेट टर्नओवर था, प्रीवियस ईयर का जो एटीओ था मतलब एग्रीगेट टर्नओवर था, है ना, वो थ्रेशोल्ड लिमिट से अगर कम था और बिजनेस एंटिटी थी और इसका अगर प्रीवियस ईयर एटीओ मतलब एग्रीगेट टर्नओवर ज्यादा था जो भी थ्रेशोल्ड लिमिट थी उससे, दो केस है, ठीक है। चलो समझते हैं, अगर किसी एडवोकेट ने एक अनरजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई दी है, आरसीएम देना होगा या फिर नहीं, बिल्कुल नहीं, ठीक है, ये तो एग्जेम्प्ट होगा, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें, है ना। गवर्नमेंट को अगर किसी ने सर्विसेज दी है, मैं दोनों की बात कर रही हूं, है ना, दोनों ने अगर गवर्नमेंट को सर्विसेज दी है ना, तो अगर दोनों ने गवर्नमेंट को सर्विसेज दी है, एग्जेम्प्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर थ्रेशोल्ड लिमिट से कम है बिजनेस का तो भी कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी कुछ नहीं है, वो रजिस्टर ही नहीं है ना। तो सबसे पहले तो वो रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई भी नहीं कर सकता। अगर कोई बिजनेस एंटिटी है वो थ्रेशोल्ड लिमिट से उसकी ज्यादा है तो उसे रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना होगा, और ये जो है ना, ये क्या पे करेगा, यही यहाँ पर आरसीएम पे करेगा। चलो इसके अलावा भी मैं कुछ चीजें लिख देती हूँ जो आपको समझ में आएंगी, ठीक है। इसके अलावा मैं कुछ चीजें यहाँ पे लिख देती हूँ जो आपको समझ में आएगी। मान लो सप्लायर कौन है, सप्लायर कौन है, अगर पार्टनरशिप फर्म है वो एडवोकेट की, ठीक है, फर्म ऑफ एडवोकेट, है ना, या फिर कोई इंडिविजुअल जो है कोई भी मतलब एडवोकेट है, इंडिविजुअल एडवोकेट, क्लियर है ना। सप्लायर कौन है, फर्म ऑफ एडवोकेट या फिर इंडिविजुअल कोई भी एडवोकेट है ना। सेकेंड केस लिखो, सप्लायर कौन है, यहां पे एक्सेप्ट लिख लेना, है ना, सीनियर। यहां पर सप्लायर कौन है, अगर कोई सीनियर एडवोकेट है ना, कोई सीनियर एडवोकेट जो है सप्लायर है, या फिर कोई हमने एक ट्राइब्यूनल एट्रीब्यूट वाला भी केस देखा था ना, तो वो वाला भी है, ट्राइब्यूनल एट्रीब्यूट। चलो ये चारों केस में समझा देती हूँ तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो अब मान लो यहां पर रेसिपेंट कौन है, यहां की बात कर रहे हैं, ठीक है,
रिसिपेंट हमारी कोई भी गवर्नमेंट की एजेंसी है, ठीक है, गवर्नमेंट की गवर्नमेंट से कुछ भी रिलेटेड है, ठीक है, गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, गवर्नमेंट एजेंसी है, कुछ भी है, गवर्नमेंट एजेंसी, लोकल अथॉरिटी, ठीक है, कुछ भी लिख लो यहां पर जो कि गवर्नमेंट से रिलेटेड है, क्या है ये, एग्जेम्प्ट है। क्लियर है, क्या है, एग्जेम्प्ट है। अब मान लो सप्लायर यही है ना, फॉर्म ऑफ एडवोकेट, इंडिविजुअल एडवोकेट, लेकिन जो रिसिपेंट है वो क्या है, वो दूसरी फॉर्म ऑफ एडवोकेट को क्या कर रहा है, सप्लाई कर रहा है, ठीक है, रिसिपेंट, ये भी हो सकता है ना, एन एडवोकेट, किसी वकील को ही अपनी सेवाएं दे रहा है, या फिर फर्म ऑफ एडवोकेट को दे रहा है, मतलब ये फर्म किसी दूसरे फर्म को अगर दे रही है, फर्म ऑफ एडवोकेट, ठीक है, तो ये भी क्या होगा, ये भी एग्जेम्प्ट होगा, ठीक है, ये भी क्या होगा, एग्जेम्प्ट होगा, है ना। और यहां पर अगर रिसिपेंट कोई भी व्यक्ति है, एनी पर्सन, वो बिजनेस एंटिटी नहीं है, ठीक है, अगर वो बिजनेस एंटिटी नहीं है तो वो भी क्या होगा, एग्जेम्प्ट होगा। ये तीनों चीजें क्लियर हैं, पहले तो मुझे ये बताओ, ये तीनों चीजें क्लियर हैं, अगर सप्लायर फॉर्म ऑफ एडवोकेट है या इंडिविजुअल एडवोकेट है ना, एक्सेप्ट यहां पर कर लीजिएगा कि कोई भी सीनियर एडवोकेट है ना, सीनियर एडवोकेट का केस हम वहां पे देखेंगे। तो अगर रिसिपेंट कोई भी गवर्नमेंट से रिलेटेड है, एग्जेम्प्ट है, रिसिपेंट कोई भी क्या है, एडवोकेट है, फॉर्म ऑफ एडवोकेट है, एग्जेम्प्ट है, कोई भी पर्सन है जो कि बिजनेस एंटिटी नहीं है वो क्या है, एग्जेम्प्ट है। क्लियर है। अब एक केस आता है, अगर रिसिपेंट जो है वो बिजनेस एंटिटी है, रिसिपेंट क्या है आपकी, बिजनेस एंटिटी है, ठीक है, और रजिस्टर है, बिजनेस एंटिटी है और रजिस्टर है ना। तो देखो अगर इसका एग्रीगेट टर्नओवर जो कि प्रीसीडिंग ईयर में है ना, थ्रेशोल्ड लिमिट को पार कर रहा है या फिर नहीं, तो अगर पार कर रहा है, दो केस होंगे ना, एक तो यस, या तो पार कर रहा होगा या तो फिर नहीं पार कर रहा होगा, दो केस बनेंगे ना, या तो वो थ्रेशोल्ड लिमिट को पार कर रहा होगा या तो फिर नहीं पार कर रहा होगा, अगर वो बिजनेस एंटिटी है, मतलब वो रजिस्टर हो सकता है या फिर नहीं हो सकता, है ना। तो अगर वो मान लो ऐसा है कि वो पार नहीं कर पा रहा है ना, अगर जो भी उसकी मतलब अगर वो रजिस्ट्रेशन के लिए अगर वो नहीं एप्लीकेबल है ना, या तो वो यस होगा या तो नो होगा, तो अगर वो जो भी जीएसटी के अंदर अगर एग्जेम्प्टन में आता है, मतलब जीएसटी के रजिस्ट्रेशन में नहीं है ना, उस केस में अगर ऐसा करके देख लेते हैं, अगर उसे रजिस्ट्रेशन मिलता है तो वो टैक्सेबल है अंडर आरसीएम, और अगर नहीं है तो सीधी सी बात है वो भी क्या है, एग्जेम्प्ट है ना, अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है तो फिर वो भी क्या है, एग्जेम्प्ट है। ये लिखो, फिर इसी को मिटा के मैं रफ करके दूसरा केस समझाऊंगी आपको। या तो फिर इसी में समझ लो, अगर सीनियर एडवोकेट भी या फिर ट्राइब्यूनल एट्रीब्यूट भी है, अगर वो रिसिपेंट ये है, ये वाला रिसिपेंट है, तो वो एग्जेम्प्ट है, कोई दिक्कत नहीं है ना, वो एग्जेम्प्ट है। किसी भी केस में अगर आप गवर्नमेंट को दे रहे हो, गवर्नमेंट ने अपने आप को हर तरीके से छूट करके रखी है ना, गवर्नमेंट वो क्या बोल रही है, हम एग्जेम्प्ट है भैया, हमें छोड़ दो, बाकी अपना देख लो, ठीक है। अगर मान लो रिसिपेंट क्या है, इस केस में भी अगर सीनियर एडवोकेट भी है और रिसिपेंट क्या है, कोई भी अदर पर्सन है, वो बिजनेस एंटिटी नहीं है, वो भी क्या है, एग्जेम्प्ट है, कोई दिक्कत नहीं है ना। और सेम केस इधर भी है, अगर वो रजिस्ट्रेशन के लिए मान्य है, बिजनेस एंटिटी है तो टैक्सेबल है, नहीं है तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। एक केस इसमें आता है कि अगर रेसिपेंट एक सीनियर एडवोकेट, रिसिपेंट मतलब इसमें रेसिपेंट में कौन है, कोई भी एडवोकेट है या फिर कोई भी फर्म है ना, तो फिर क्या होगा, है ना। तो अगर ये एग्जेम्प्ट है जीएसटी से तो सीधी सी बात है आरसीएम से भी एग्जेम्प्ट है, अगर रजिस्ट्रेशन ही नहीं है, फर्म का इतना है नहीं कि वो जीएसटी के अंदर रजिस्टर है तो कोई बात ही नहीं है, और अगर रजिस्टर होता है तो फिर वो आरसीएम के अंदर आता है ना। चलो ये चीज भी आपको समझ में आ गई। चले अब आगे बढ़े, लीगल सर्विसेज सारी समझ में आ गई ना, लीगल सर्विसेज में कोई डाउट है, फटाफट बोलो हाँ या नहीं, फटाफट बोलते चलो।
वो भी बहुत सारी चीजें हैं। हाँ करते चलो फटाफट। ठीक है चलो अभी आगे बढ़ो। ठीक है, अब ये मान लो स्पॉन्सरशिप सर्विसेज में क्या करना है। ये कोई बंदा है, ठीक है, मान लो कोई भी कंपनी है XYZ लिमिटेड, है ना, ये कोई भी प्रोग्राम आयोजित कर रही है और इसमें एक बंदा है, एक कंपनी ठीक है, मान लो रिलायंस है, टाटा है, कुछ भी कंपनी का नाम है ना, और एक कोई भी पार्टनरशिप फर्म है। ये क्या करते हैं, ये जो प्रोग्राम XYZ लिमिटेड करा रही है इसको ये लोग क्या कर रहे हैं, स्पॉन्सर कर रहे हैं। ठीक है, क्या कर रहे हैं, स्पॉन्सर कर रहे हैं। ठीक है, इसने दिए 20 लाख, इसने दिए 50 लाख, इसने दिए 5 लाख। ठीक है, ये इंडिविजुअल है, रजिस्टर्ड नहीं है, ये क्या है, एग्जेम्प्ट है, इसमें कुछ भी नहीं लगेगा। बाकी इन दोनों ने, इन दोनों को क्या कहते हैं, ये दोनों किसके अंदर आते हैं, RCM के अंदर। ये दोनों रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंदर आएंगे, मतलब जो रिसिपेंट होगा उसे ही क्या करना पड़ेगा, टैक्स पे करना पड़ेगा। ठीक है, चलो है ना। इसमें से एक और एग्जांपल ले लो, मान लो ये कोई भी व्यक्ति है, ठीक है, ये कोई भी व्यक्ति है, ये सप्लायर है ना, और फिर कोई भी कॉर्पोरेट बॉडी जो कि रजिस्टर है ना, ये क्या है, रिसिपेंट है और टैक्सेबल टेरिटरी के अंदर आती है, रिसिपेंट है और टैक्सेबल टेरिटरी के अंदर आती है, तो यहां पर भी क्या होगा, RCM देना होगा, है ना, यहां पर भी क्या एप्लीकेबल होगा, RCM एप्लीकेबल होगा। क्लियर है, ये कोई भी सप्लायर है, कोई भी एनी पर्सन कोई भी हो सकता है। ठीक है, ये रिसिपेंट है, ये रिसिपेंट है ना, और ये क्या है, कॉर्पोरेट बॉडी है, कोई भी फॉर्म है, तो इसे क्या करना पड़ेगा, बॉडी कॉर्पोरेट है, पार्टनरशिप फर्म है, कुछ भी है, अगर ये रजिस्टर, इसे क्या करना पड़ेगा, ये RCM के अंदर आएगा। क्लियर है ये वाला फंडा भी, है ना, RCM वाला भी क्लियर है। चलो अभी हम सर्विसेज कुछ जो कि गवर्नमेंट के द्वारा पे की जाती है हम उसमें देख लेते हैं। ठीक है, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाई लोकल अथॉरिटी, गवर्नमेंट, है ना, इन सब में इसको भी ध्यान से देखना, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्लियर है, चलो कुछ डिपार्टमेंट के नाम में लिख देती हूं, अलग अलग लिखने से अच्छा है ना। मान लो सर्विसेज कौन है, पोस्टल डिपार्टमेंट दे रहा है, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय पोस्टल डिपार्टमेंट। ठीक है, आप लोग को लिखना हो पूरा लिख लीजिएगा, मैं थोड़ा थोड़ा लिख रही हूं। ठीक है, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय पोस्टल डिपार्टमेंट से अगर कोई भी सर्विसेज दी जा रही है ना, तो ये याद रखना कि वो उसमें मान लो कोई भी चीज आती है, पोस्ट कार्ड हो गया, है ना, पोस्ट कार्ड हो गया, या फिर इन पोस्ट कार्ड, इनलैंड लेटर, पोस्ट कार्ड हो गया, लेटर्स हो गए, है ना, बुक्स हो गई, या फिर और कौन आता है, ठीक है, जिसका, या फिर ये सीधे सीधे लिख लीजिए, जिसके इनवेलप का वेट लेस देन 10 ग्राम्स है ना, जिसके इनवेलप का वेट कितना है, कम है 10 ग्राम से, वो एग्जेम्प्ट है। इसके अलावा अगर पोस्टल डिपार्टमेंट कोई भी सर्विसेज दे रहा है, ठीक है, एनी अदर सर्विसेज पोस्टल डिपार्टमेंट दे रहा है, एनी अदर सर्विसेज अगर पोस्टल डिपार्टमेंट दे रहा है तो टैक्सेबल है, लेकिन फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म के अंदर। ठीक है, RCM के अंदर नहीं। अगर इसके अलावा कोई भी अदर सर्विसेज पोस्टल डिपार्टमेंट दे रहा है तो टैक्सेबल है, लेकिन फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म के अंदर। गवर्नमेंट अपने ऊपर क्यों देगी, ठीक है, गवर्नमेंट सर्विसेज गवर्नमेंट क्यों देगी, आप पे करो। ठीक है, चलो अब इसके बाद आते हैं मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। आवाज आ रही है आप लोगों को, घड़घड़ की आवाज तो नहीं आ रही ना। हम्म,
घड़ की आवाज तो नहीं आ रही ना? क्लियर है ना आपको आवाज? तो देखो, अगर आप रेलवे में एसी वगैरह का टिकट कराते हो, ठीक है, एसी वगैरह का अगर आप टिकट कराते हो तो ऑब्वियस सी बात है वहां पर आपको पे करना होगा। लेकिन अगर आप इसके अलावा नॉर्मल जो जनरल है इन सब में है तो ये फिर क्या है, एग्जेम्प्ट है। अगर आप जनरल वगैरह से मतलब यात्रा करते हो तो फिर वो एग्जेम्प्ट है। बट अगर आप एसी या फिर मतलब ऊपर की सुविधाएं लेते हो जो थोड़ी अच्छी होती है तो वहां पर फिर क्या है, वहां पर आपको देना पड़ता है। मतलब वहां पे क्या है, आपको जो है जीएसटी पे करना पड़ता है। तो वो फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म के अंदर आता है, ठीक है। वो क्या है, आपको ही जीएसटी पे करनी है, सप्लायर पे करेगा, है ना। तो वो फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म के अंदर आता है। बाकी अगर आप नॉर्मल सर्विसेज लेते हो तो वो एग्जेम्प्ट है, उसमें कोई बात ही नहीं है ना। अगर आप एयरक्राफ्ट बेसल से कोई भी सर्विसेज लेते हो, वो भी किस में आता है, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में आता है। उसमें भी कुछ नहीं है ना। आरसीएम गवर्नमेंट ने अपने आप को हमेशा सेफ रखा है, बस इतना चीजें याद रख के चलिए, ठीक है। आप मान लो गवर्नमेंट से कोई भी चीजें लेते हो, है ना। एक केस मैंने आपको वो बता था, रेंटिंग आउट ऑफ प्रॉपर्टी वाला, चलो वो आगे देख लेते हैं, ठीक है। तो अगर आप यहां से एयरक्राफ्ट वर्सेस एयरक्राफ्ट बेसल या फिर कोई भी सिखाते हैं तो सब कुछ एफसीएम के अंदर आता है, ठीक है। अभी जो पढ़ा रही हूँ वो पढ़ लो, जब मैं बैठूंगी बाद में तो मुझे बता देना किसका कंटेंट कम है। देखो कंटेंट कम कुछ भी नहीं है, आप एक बार जाइएगा टॉपिक टू टॉपिक मैच करिएगा, ठीक है। लेक्चर्स आपको कम लग रहे हैं इसलिए, बाकी आप टॉपिक टू टॉपिक मैच करिएगा नोट्स उठा के। जितने भी टॉपिक मेंशन है कंप्यूटराइज अकाउंटिंग में सारे मैंने कराए हैं, ठीक है। एक बार जाके पहले आप मैच कर लीजिएगा, अगर फिर आपको भी लगता है कम है तो फिर मुझे बताइएगा, मैं हूं इधर, ठीक है। जो भी आपको लग रहा होगा कि इसमें कंटेंट कम है या फिर और पढ़ना चाहिए मुझे बोलिएगा, एक बार हम देख लेंगे, ठीक है। बाकी जितनी चीजें सिलेबस में मेंशन है वो सारी चीजें मैंने डाल दी हैं, क्लियर है। चलो, ठीक है। चलो अभी वो वाला केस देख लेते हैं, रेंटिंग आउट वाला। ठीक है, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। एक बार मिला के देख लेना, अगर कुछ कम होगा तो बताना, ठीक है। क्लियर है। चलो, दो केस होंगे, या तो आप बिजनेस एंटिटी को दे रहे हो या तो फिर आप बिजनेस एंटिटी के अलावा किसी एक पर्सन को दे रहे हो, है ना, एनी अदर पर्सन, ठीक है। या तो आप बिजनेस एंटिटी को दे रहे हो या फिर एनी अदर पर्सन को, है ना। अगर रिसिपेंट क्या है, बिजनेस एंटिटी है या फिर रिसिपेंट कोई भी अदर पर्सन है ना। तो अगर कोई अदर पर्सन है तो वो हमेशा क्या होगा, एग्जेम्प्ट होगा, कोई बात ही नहीं है। पर अगर बिजनेस एंटिटी है ना, बिजनेस एंटिटी है और उसका ग्रॉस अमाउंट 5,000 से ऊपर का है, अप टू 5,000 लिख लो, है ना। ग्रॉस अमाउंट कितना है, अप टू 5,000 का। तो अगर यस है ना, तो वो एग्जेम्प्ट है। बिजनेस एंटिटी भी है, 5,000 तक का है इमूवेबल प्रॉपर्टी में, तो वो क्या है, एग्जेम्प्ट है। लेकिन अगर मतलब ये जो है वो रेसिपेंट रजिस्टर पर्सन है, पहली चीज, है ना। बिजनेस एंटिटी में रजिस्टर पर्सन है तो सीधी सी बात है आरसीएम लगेगा, वो टैक्सेबल होगा। और अगर रजिस्टर नहीं है, ठीक है, अगर रजिस्टर नहीं है तो फिर सीधी सी बात है वो भी क्या होगा, वो टैक्सेबल होगा। लेकिन टैक्सेबल होगा अगर 5,000 के ऊपर की बात हो रही है, ठीक है। अगर टैक्सेबल होगा तो वो फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म के अंदर क्या होगा, टैक्सेबल तो वो भी होगा लेकिन उसे फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म के अंदर देना है। और अगर रजिस्टर है 5,000 का ऊपर का अमाउंट है तो वो आरसीएम के अंदर आएगा। क्लियर है। क्लियर है इतना। ठीक है, ये थ्रेशोल्ड लिमिट में हमेशा याद रखना कि अगर थ्रेशोल्ड लिमिट उसकी रजिस्ट्रेशन के लिए क्रॉस हो चुकी है ना, तो वो हमेशा फिर आरसीएम के अंदर टैक्सेबल होगा। क्लियर है। अगर नहीं है तो वो कहीं पे एग्जेम्प्ट होगा, कहीं पे फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म के अंदर आएगा। क्लियर है। चलो फिर से बता देते हैं। मान लो
वो क्या है, इमोवेबल प्रॉपर्टी मान लो गवर्नमेंट ही क्या कर रही है, मतलब रेंट आउट कर रही है ना, अगर किसी बिजनेस एंटिटी को दे रही है, अगर ग्रॉस अमाउंट जो है 5,000 से ज्यादा का है, तो कम का है तो एग्जेम्प्ट है, कोई बात नहीं, भले ही वो रजिस्टर हो अनरजिस्टर हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर 5,000 से ज्यादा का है, रजिस्टर है, तो फिर वो टैक्सेबल होगा आरसीएम के अंदर, और अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है तो टैक्सेबल होगा लेकिन फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म के अंदर, ठीक है। और अगर कोई भी अदर है, लाइक अनरजिस्टर्ड पर्सन है, किसी पर्सन को दिया गया है, तो वो फिर क्या होगा, एग्जेम्प्ट होगा। क्लियर है, अभी क्लियर है ना। चलो अभी एक और चीज बची है हमारा, क्या, ठीक है। अब मान लो हम रेंटिंग आउट प्रॉपर्टी की बात करते हैं, ऐसा गवर्नमेंट नहीं है, फिर मान लो ये कोई पर्सन है, ठीक है, इसने अपने घर को जो है रजिस्टर, किसी, ये अनरजिस्टर्ड पर्सन है, कोई भी पर्सन है, ठीक है, कोई भी पर्सन है, वो अपने रेजिस्टेंट जो उसके मतलब रेसिडेंशियल घर होते हैं उनकी बात हो रही है ना, तो उन्होंने किसी को भी जो है मान लो कोई भी बिजनेस एंटिटी को जो कि रजिस्टर है उसको अपना घर किराए पे दिया है ना, रेंट आउट किया हुआ है किसी भी बिजनेस एंटिटी को जो कि बिजनेस मतलब जीएसटी के अंदर रजिस्टर है, ठीक है, जीएसटी के अंदर रजिस्टर है, अगर उसको घर जो है अपना दिया हुआ है, तो ये क्या है, आरसीएम के अंदर आता है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, ठीक है। मान लो ऐसा हुआ कि ये सप्लायर है ना, चलो ये क्या आएगा, अगर मान लो हम किसी रजिस्टर अनरजिस्टर्ड पर्सन से हम घर किराए पे ले रहे हैं, हम ना मैं रजिस्टर हूं ना वो रजिस्टर है, ना फॉरवर्ड चार्ज ना रिवर्स चार्ज, ठीक है, इससे फिर इनकम टैक्स के अंदर वो देता है अपना जो भी है इनकम हो रही है, अगर उसकी 5 लाख 6 लाख से जो भी लिमिट है, अगर ज्यादा हो रही है तो उसे इनकम टैक्स के अंदर देना है, अगर नहीं हो रही है तो कोई बात नहीं, 5 लाख से अगर कम की इनकम है, जो भी इनकम टैक्स की लिमिट है उसके अंदर अगर कम है तो उसे इनकम टैक्स के अंदर माना जाएगा, वो जीएसटी के अंदर उसमें फिर कुछ भी नहीं है, ना आरसीएम ना एफसीएम कुछ भी नहीं है, ठीक है। चलो अब हम कंपनी के निदेशक से प्राप्त अगर कोई भी सेवा होती है तो उसकी बात कर लेते हैं। कंपनी के निदेशक मतलब जो डायरेक्टर होते हैं उनसे अगर कोई सेवा हम ले रहे हैं तो उसकी बात करते हैं, ठीक है। मान लो है ना, मान लो कोई भी एक्स वाई जेड पर्सन है, ठीक है, कोई भी एक्स वाई जेड पर्सन है, वो अपनी सर्विसेज दे रहा है ना, किसके ऊपर, निदेशक के तौर पर उन्हें अपॉइंट किया है किसी भी कंपनी ने, है ना, किसी भी कंपनी ने उसे उन्हें क्या किया है, अपॉइंट किया है, और वो उन्हें एज अ मतलब कर्मचारी जैसा उन्हें अपॉइंट किया गया, अगर कुछ भी उनको चार्जेस मिल रहे हैं तो देखो यहां पर क्या है, इन सर्विसेज के प्राप्तकर्ता ये हैं, है ना, और जीएसटी यहां पर क्या होगा, आरसीएम के अंदर पे करना होगा, ठीक है, निदेशक वाले केस में इन्हें आरसीएम के अंदर क्या होगा, पे करना पड़ेगा, है ना। आ गया समझ में, इतना जितना अभी तक किया उतना समझ में आया, फिर आगे बढ़े, फटाफट बोलो। ठीक है, फटाफट बोलो, समझ में आया तो फिर आगे बढ़े। अभी हमें क्या देखना है, इंश्योरेंस सर्विसेज वाला केस देखना है ना, एक इंश्योरेंस सर्विसेज वाला केस है वो देखना है, और एक एजेंट वाला केस है वो देखना है। ओके चलो, फिर हमने एक इंश्योरेंस वाला केस देखा था, है ना, कि अगर मान लो बीमा कंपनी सर्विसेज रिसीव्ड फ्रॉम इंश्योरेंस एजेंट, सर्विसेज received from insurance agent by इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है, इंश्योरेंस कंपनी में अगर कोई भी ऐसा केस होता है तो फिर क्या है, तो मान लो कोई भी एक मेंबर है, ठीक है, कोई भी एक पर्सन है,
वो आईसीआईसी लोम्बार्ड जो बीमा कंपनी है उसके एजेंट है, ठीक है, आईसीआई लोम्बार्ड इंश्योरेंस कंपनी के एजेंट हैं ये, है ना। अब क्या है, जो ये आईसीआईसी लोम्बार्ड कंपनी है ना, उनकी सेवा के बदले मान लो इन्होंने जो भी सेवाएं दी इसके लिए इन्होंने इसको क्या किया था, 1 लाख रुपए पे किए, ठीक है। बीमा कंपनी ने इस एजेंट को कितना दिया, 1 लाख रुपए जो है इनका कंसीडरेशन दिया, है ना। अब यहां पर ये जो है ना, ये यहां पर आरसीएम होगा, ठीक है, यहां पर आरसीएम होगा, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंदर। ये जो आईसीआईसी लोम्बार्ड बीमा कंपनी है इसे क्या करना पड़ेगा, इसका जीएसटी भी पे करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब आईसीआईसी लोम्बार्ड कंपनी क्या करेगी, रिसिपेंट है और ये सर्विसेज दे रहे हैं, एजेंट है, इसको सर्विसेज दे रहे हैं, है ना। और ये जो आईसीआईसी लोम्बार्ड कंपनी है ये क्या है, एक रिसिपेंट है, ये सप्लायर है सर्विसेज का। लेकिन यहां पर ये जो 1 लाख रुपए दे रहे हैं इनकी सर्विसेज के बदले में, इसमें आरसीएम लगेगा और यही बीमा कंपनी क्या करेगी, इनका जो भी होगा उसको पेमेंट, जो भी टैक्सेबल होगा वो यही पे करेगी। तो यहां पर क्या होगा, आरसीएम होगा, ठीक है। चलो अब बैंकिंग कंपनी द्वारा देख लेते हैं, अगर कोई एजेंट, वसूली एजेंट वगैरह जो काम करते हैं, ठीक है। तो अगर कोई बैंकिंग कंपनी है, उन्होंने किसी वसूली एजेंट को जो है हायर किया है, ये मान लो कोई भी बैंकिंग कंपनी है, लोन वगैरह जो वसूलते हैं ना उनको, और उसके लिए इन्होंने कोई भी कुछ भी पैसे दिए, ठीक है, यहाँ पर भी क्या होगा, आरसीएम होगा। जो भी जीएसटी पे करना होगा इस बैंकिंग कंपनी को ही पे करना पड़ेगा, जो ये सर्विसेज के बदले में उनको पैसा दे रही है, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या होगा, आरसीएम ही होगा। क्लियर है इतनी चीजें। चलो अभी आगे चलते हैं। अब मान लो अगर कोई भी कॉपीराइट सर्विसेज की बात हो रही है, ठीक है, कोई भी कॉपीराइट सर्विसेज की बात हो रही है, तो मान लो किसी भी लेखक ने, संगीतकार ने, म्यूजिक कंपोजर ने, किसी ने भी, है ना, फोटोग्राफर हो गया, उसने कॉपीराइट अधिनियम 1957 के तहत कुछ भी अपना जो है कॉपीराइट किया हुआ है ना। तो अगर कोई भी है जो उन सर्विसेज का यूज कर रहा है तो ये भी क्या होगा, आरसीएम होगा। मैं मान लो ये मिस्टर सी है ना, ये क्या है, मिस्टर सी है, और इन्होंने मान लो कोई भी बुक लिखी है और उस बुक पे इन्होंने क्या दिया है, कॉपीराइट लेके रखा है, ठीक है। कोई भी बुक इन्होंने लिखी है और इस बुक पे इन्होंने क्या किया है, कॉपीराइट लेके रखा है। अब मान लो इन्होंने किसी को किसी भी प्रकाशन हाउस को या फिर किसी भी जो मतलब बुक पब्लिश करते हैं उनको इसका बोला कि भाई ठीक है तुम मेरी बुक पब्लिश करो, जितना भी होगा पर बुक मुझे इतना कॉपीराइट का मतलब पैसा जो है मिलना चाहिए, ठीक है। तो ये जो कॉपीराइट करने की अनुमति दी और बदले में एबीसी प्रकाशन ने जो भी दिया है ना, जो भी पैसा इनको दिया, मान लो 1 लाख रुपए दिए, जितनी भी बुक्स बिची उसके बदले में इन्होंने 1 लाख रुपए दिए, तो यहां पर क्या एप्लीकेबल होगा, तो यहां पर भी क्या होगा, आरसीएम ही होगा, ठीक है। यहां पर भी क्या होगा, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म ही आएगा, है ना। मतलब ये जो बुक का इन्होंने कॉपीराइट दिया था पब्लिकेशन हाउस को, तो यही पब्लिकेशन हाउस क्या करेगा, जितना इनको पे किया है उस पे जीएसटी भी जो पे करना होगा, ये रिसिपेंट है ना सर्विसेज का, यही पे करेंगे, ठीक है। चलो अब एक केस हमने क्या देखा था, आरबीआई वाला, है ना। चलो आरबीआई वाला केस भी डिस्कस कर लेते हैं। अभी तो मतलब जितनी भी थी वो लगभग जितनी भी इंपॉर्टेंट थी ना वो सारी हमने डिस्कस कर ली है। चलो अभी एक ये देख लेते हैं कि मान लो आरबीआई सर्विसेज बाय ओवरसीइंग कमिटी टू आरबीआई, है ना, हमने ये वाला केस देखा था। तो मान लो अगर किसी को सेलिंग एजेंट नियुक्त किया गया है ना, और उसके बदले में पैसा जो है दे रही है, तो वहां पर भी क्या होता है, आरसीएम एप्लीकेबल होता है। बस इतना याद रखना कि अगर आरबीआई द्वारा ऐसी कोई सर्विसेज दी जा रही है तो वहां पर भी आपको क्या करना है, आरसीएम ही लगाना है, ठीक है। चलो इसके अलावा हमने क्या देखा था, नॉन टैक्सेबल टेरिटरी, है ना, नॉन टैक्सेबल टेरिटरी देखा था, सर्विसेज बाय पर्सन लोकेटेड इन नॉन टैक्सेबल टेरिटरी, नॉन टैक्सेबल टेरिटरी, है ना, ये वाला हमने देखा था। तो मान लो ठीक है, कोई भी एक पर्सन है, उसने किसी एक यूएसए में कोई भी एक पर्सन था उससे सर्विसेज ली है, ठीक है, ये हमारे अभी तो नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में है ना। अब मान लो
जो भी आदमी था, है ना, इसने 500 रुपए इनके ऊपर चार्ज किया, $500 इनके ऊपर क्या किया, चार्ज किया। एक मिनट, मेरा पेन नहीं चल रहा है ना, $500 इनके ऊपर चार्ज किया है। तो फिर क्या होगा, जो ये मान लो ये जो पर्सन था जिसने यूएसए से कोई भी सर्विसेज ली है ना, तो इनको क्या करना पड़ेगा, ये जो डॉलर में है इन्होंने पे किया है, इसको इन्हें रुपए में कन्वर्ट करना पड़ेगा, है ना। इस सबसे पहले तो जो इन्होंने डॉलर में कन्वर्ट किया था उसे इन्हें रुपए में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और इसके बाद जो भी जीएसटी होगा, यहां पर भी आरसीएम अप्लाई है ना, फिर जो भी देना होगा वो इनको पे करना होगा। ठीक है, इन्होंने क्या किया, ये रेसिपेंट है ना, इन्होंने सर्विसेज ली है, कहां से, यूएसए में कोई व्यक्ति था, कोई इंजीनियर था, किसी से भी इन्होंने सर्विस ली है। ठीक है, अब इसके बाद इन्होंने इसे $500 का भुगतान किया। अब इसको क्या करना पड़ेगा, इनको ये $500 पहले इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करने पड़ेंगे, जितना भी इंडियन रुपीज होता होगा, है ना, उस पे इनको क्या करना पड़ेगा, आरसीएम करना पड़ेगा। ठीक है, सिक्योरिटी सर्विसेज 1 मिनट में देख रही हूं। ठीक है, तो इसके बाद क्या करना पड़ेगा, इनको इस पे पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, चलो अब एक और चीज है, एक और केस है इसमें, है ना, मान लो एक और चीज, एक और केस हम डिस्कस कर लेते हैं इसमें। ठीक है, चलो मान लो एक इंडिया में बैठा कोई व्यक्ति है, मिस्टर राज। ठीक है, कोई भी व्यक्ति है, इन्होंने क्या किया, ये एक आयातक है, ठीक है, और इन्होंने जो है कहीं बाहर से, मान लो चाइना से इन्होंने क्या किया, माल मंगवाया। ठीक है, इन्होंने चाइना से माल मंगाया और इसके लिए इन्होंने एक शिपिंग कंपनी की मदद ली। क्लियर है ये सारी चीजें। चलो अभी क्या बचा हुआ है, सिक्योरिटी सर्विसेज। ठीक है, क्लियर है, चलो जीटीए हो गया। मान लो कोई एक व्यक्ति है, ठीक है, वो रजिस्टर्ड पर्सन है ना, कोई एक व्यक्ति है, वो क्या है, रजिस्टर्ड पर्सन है ना, और जो है आपको इसको सेवाएं देनी, अगर वो रजिस्टर है तो अगर आप उसे सिक्योरिटी सर्विसेज दे रहे हो तो सीधी सी बात है वहां पर आरसीएम लागू होगा, है ना। और अगर बॉडी कॉर्पोरेट के अन्य, मान लो बॉडी कॉर्पोरेट के अलावा अगर कोई व्यक्ति है तो वहां पर एग्जेम्प्ट होगा, वहां पर कोई दिक्कत नहीं है। एक एग्जांपल लेके समझ लेते हैं इसको, ठीक है, तो शायद अच्छे से समझ में आ जाएगा। मान लो कोई भी एक आदमी है जो कि आपको सिक्योरिटी सर्विसेज प्रोवाइड करता है, ठीक है, ये कोई व्यक्ति है जो आपकी क्या कर रहा है, सिक्योरिटी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है ना, और ये क्या है, ये रजिस्टर है ना। तो ये अगर व्यक्ति रजिस्टर है, इसको सिक्योरिटी सर्विसेज प्रदान की जा रही है, तो जो भी ये सिक्योरिटी सर्विसेज के लिए पैसा देगा उस पर क्या लगेगा, आरसीएम लगेगा। ठीक है, उस पर क्या लगना है, आरसीएम लगना है। क्लियर है, सारे पॉइंट्स हमने लगभग पढ़ लिए। अब एक दो चीजें और बची हुई हैं, ठीक है, एक दो चीजें क्या बची हुई हैं, हमारा ईसीओ बचा हुआ है ना, ईसीओ है ना, हमारा ईसीओ बचा हुआ है। तो सबसे पहले अगर मान लो ईसीओ इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, ये हमने बहुत अच्छे से ढंग से पढ़ा हुआ है, ठीक है। अगर मान लो ईसीओ जो है वो टैक्सेबल टेरिटरी में है, कहां पे है, टैक्सेबल टेरिटरी में है ना, तो ये क्या होगा, या जो है कर चुकाने के लिए जिम्मेदार ईसीओ होगा यहाँ पर, है ना, अगर ये टैक्सेबल टेरिटरी के अंदर है। अगर ये फिजिकली प्रेजेंट नहीं है तो जो भी इसका एजेंट होगा वो टैक्स देने के लिए जिम्मेदार होगा, ठीक है। और अगर इसका कोई एजेंट भी उपस्थित नहीं है
तो फिर क्या होगा, तो इसे किसी ना किसी को अपॉइंट करना होगा जो इसे रिप्रेजेंट कर सके और इसके बदले में क्या कर सके, टैक्स का पेमेंट कर सके। ठीक है, चलो लगभग सारी चीजें हो गई ना हमारी, कुछ बचा तो नहीं, सारी चीजें रिवाइज होगी। अभी चलो क्वेश्चंस देख लेते हैं सारे के सारे।